नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां समंदर की लहरें सिर्फ किनारों से नहीं टकराती बल्कि आत्माओं की पुकार बनकर आपके कानों में उतरती हैं? जहां रेत सिर्फ मिट्टी नहीं होती बल्कि अधूरी कहानियों, टूटी मोहब्बतों और दबे हुए राजों की गवाह होती है। ये कहानी है काली रेत का रहस्य, गोवा के शांत और सुंदर कोलवा बीच की, जहां एक नवविवाहित जोड़ा अपने हनीमून के लिए आया था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे सिर्फ समंदर के किनारे नहीं बल्कि एक भयानक रहस्य के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। सायरा, एक जिंदा दिल लड़की जो अपने सपनों की दुनिया बसाना चाहती थी, और विक्रम, एक समझदार संवेदनशील पति जो हर हाल में सायरा की खुशी चाहता था। पर जब सायरा की नजर पड़ी उस पुरानी काली हवेली पर तो सब कुछ बदल गया। एक भूली बिसरी आत्मा, एक अधूरी प्रेम कहानी, एक तांत्रिक विद्या और काली रेत की वो रानी जिसका बदला अधूरा था, और सायरा अब उसकी राह बन चुकी थी। क्या आत्मा को मिलेगा न्याय? क्या सायरा बच पाएगी, या फिर वो खुद बन जाएगी किसी और की परछाई? तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां डर सिर्फ चीखों में नहीं बल्कि खामोशी में छिपा है, क्योंकि ये कहानी है काली रेत का रहस्य, जहां हर लहर कुछ कहती है और हर रेत का कण एक पुरानी सच्चाई छिपाए बैठा है। गोवा का कोलवा बीच, जहां दिन में पर्यटकों की हंसी और मस्ती गूंजती है, वहीं शाम होते होते एक अनजानी सी खामोशी पसार जाती है। लहरें चट्टानों से टकराकर कोई भूली बिसरी भाषा में कुछ कहती हैं, और समुद्र की नमकीन हवा उन बातों को कानों में फुसफुसा जाती है। ठीक उसी समय एक नवविवाहित जोड़ा, सायरा और विक्रम, गोवा के शांत दक्षिणी हिस्से में अपने हनीमून के लिए आया था। सायरा की आंखों में चमक थी जो समुद्र की लहरों से भी ज्यादा गहराई ले हुए थी। विक्रम अपने शांत और संवेदनशील स्वभाव के साथ हर छोटी बात में उसकी खुशी खोजता था। विक्रम, जरा सोचो, अगर हम यहां हमेशा के लिए रह जाएं तो? सायरा ने कहा, बालों को हवा से संभालते हुए। उसका चेहरा समुद्र की रोशनी में किसी फिल्मी दृश्य जैसा लग रहा था। विक्रम हंस पड़ा। हाँ, और मैं वकील की जगह नारियल बेचूंगा, और तुम टूरिस्टों को कोल्ड ड्रिंक्स। मजाक मत उड़ाओ, सायरा ने उसे हल्के से धक्का दिया। मैं सच में कह रही हूं, यहां की हर चीज जैसे किसी दूसरी दुनिया में ले जाती है। सायरा के लिए गोवा सिर्फ एक जगह नहीं था, यह उसके सपनों का हिस्सा था। सागर, तट, ताजगी और वो सब जो उसकी तेज कॉरपोरेट जिंदगी में खो गया था। वे दोनों एक लकड़ी के छोटे से बंगले की ओर बढ़े जो समुद्र के सामने बना था। नारियल के ऊंचे पेड़ों के बीच छिपा हुआ घर बाहर से जितना शांत दिखता था, उसके आसपास की हवा में उतनी ही रहस्यमय घुटन थी। बंगले के ठीक बगल में एक और इमारत थी, काली, जर्जर और वीरान। वहां खामोशी कुछ ज्यादा ही गाढ़ी थी। ये क्या है? सायरा ने पहली बार उस बगल की इमारत की ओर देखा। विक्रम ने एक नजर डाली और कहा, कोई पुराना गोदाम या हवेली रही होगी, गूगल मैप में कुछ नहीं दिखा। इसी बीच रवि उनके पास पहुंचा। वह एक स्थानीय टूर गाइड था जिसे एजेंसी ने उनकी देख रेख के लिए भेजा था। उसकी मुस्कुराहट हमेशा उसके चेहरे पर बनी रहती थी, लेकिन जब सायरा ने उस इमारत की ओर इशारा किया तो पहली बार रवि की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी। वो काला महल कहलाता है, मैडम, रवि ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। काला महल? विक्रम ने भौहें चढ़ाईं। क्यों, भूतिया है क्या? रवि हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी थोड़ी बनावटी लगी। अरे नहीं सर, बस पुराने जमाने की हवेली है, अब कोई नहीं रहता वहां। वैसे भी गोवा में ऐसे बहुत से पुराने घर हैं। सायरा की आंखें अब पूरी तरह उस इमारत पर टिकी थीं। टूटी हुई खिड़कियां जिनसे अंदर अंधेरा झांक रहा था, दीवारें काई और कालिख से ढकी हुईं। ऐसा लग रहा था मानो वहां वक्त भी दम घोंट कर रुक गया हो। रात को जब वे बंगले में आराम कर रहे थे, बाहर समुद्र का संगीत जारी था, मगर उस संगीत में आज कुछ अजीब सा था, जैसे कोई सुरों के बीच फुसफुसा रहा हो। विक्रम तो दिन भर की थकान के बाद गहरी नींद में था, मगर सायरा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। खिड़की के पास बैठी सायरा उस पुराने महल की तरफ देख रही थी। चांद की रोशनी में उसका काला ढांचा और भी डरावना लग रहा था। तभी खिड़की के शीशे पर एक परछाई उभरी, धीमी, लहराती, जैसे कोई हवा में तैर रहा हो।
उसकी आंखें चमक रही थीं, गहरे लाल रंग में। सायरा एक झटके में पीछे हट गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। विक्रम, उठो, कोई खिड़की पर है, उसने कांपती आवाज में कहा। विक्रम आंखें मलते हुए बोला, सायरा, कुछ नहीं है, बाहर कोई कुत्ता शुत्ता होगा, सो जाओ। मगर सायरा जानती थी कि उसने क्या देखा था। वह आवाज, वो आंखें, वो सब कोई सपना नहीं था। अगली सुबह सायरा और विक्रम कोलवा के लोकल बाजार गए। रंग बिरंगे कपड़े, मसाले, मछलियां और विदेशी पर्यटकों की भीड़ से बाजार खचाखच भरा था। तभी सायरा की नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। सांवला चेहरा, झुर्रियों से भरा और आंखें इतनी तीखी कि सीधा आत्मा तक चीर जाए। मछली लोगे, बेबी? औरत ने धीमे से कहा। सायरा ने झुककर पूछा, आपका नाम क्या है? मरियम्मा, उसने उत्तर दिया। फिर सायरा की ओर झुकते हुए बोली, तुम लोग उस काले बंगले में ठहरे हो ना? सायरा चौंकी। हाँ, उसके पास। आप कैसे जानती हैं? मरियम्मा ने गहरी सांस ली और उसकी आवाज धीमी हो गई। उस इमारत में मत जाओ, वहां काली रेत की रानी है, वो बहुत गुस्से में है। काली रेत की रानी? सायरा ने उत्सुकता से पूछा। मरियम्मा ने धीरे से कहा, वो आत्मा है बेटी, कई सालों से बंद है उस महल में, लेकिन अब उसकी बेचैनी बढ़ रही है और तुम उसे महसूस कर सकती हो, इसलिए वह तुम्हारे पास आएगी। सायरा कांप उठी। विक्रम जब पास आया तो वह मरियम्मा से दूर खिसक गई, मगर उसकी आंखों में डर और सवाल दोनों तैर रहे थे। उस रात जब सायरा बंगले में बिस्तर पर लेटी थी, उसने महसूस किया जैसे कमरे में कोई है। उसकी आंखें अपने आप खुल गईं। हवा में फिर वही आवाज थी, धीमी, सर्द और फुसफुसाती हुई। आओ, मेरे पास आओ। सायरा ने करवट ली, मगर विक्रम गहरी नींद में था। फिर खिड़की अपने आप धीरे धीरे खुल गई। पर्दे हवा में उड़ने लगे और बाहर से काले रेत के कण अंदर आ गए। फर्श पर काली रेखाएं बनने लगीं, जैसे कोई कहानी लिखी जा रही हो। सायरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक तक उन रेखाओं को देखती रही और तभी कमरे की दीवार पर एक चेहरा उभरा, एक स्त्री का, जिसके बाल लंबे थे, आंखें जल रही थीं और होंठों पर क्रोध भरी मुस्कान। सायरा की चीख निकलने वाली थी, मगर आवाज गले में अटक गई। वह उठी और जैसे किसी और के नियंत्रण में खिड़की से बाहर की ओर चल दी। रात के 2 बजे का समय था। आसमान में बादल घिरे हुए थे और दूर समुद्र में बिजली की चमक एक के बाद एक लहरों को भेदती हुई सी लग रही थी। विक्रम अब भी गहरी नींद में था, मगर सायरा उस रात जैसे किसी अदृश्य डोर से खींचती चली गई। बिना आवाज किए, बिना किसी सोच के वह कमरे से बाहर निकल गई। उसके पैरों के नीचे की रेत ठंडी थी, मगर उसने जैसे महसूस ही नहीं किया। उसका चेहरा भावशून्य था और आंखें गहरे अंधकार की ओर टिकी थीं, उसी दिशा में जहां काला महल खड़ा था। चांदनी में महल की टूटी खिड़कियां ऐसे लग रही थीं जैसे कोई अंदर से झांक रहा हो। दरवाजा अपने आप धीरे से चर्र चर्र करता हुआ खुला और सायरा बिना रुके अंदर दाखिल हो गई। महल के भीतर का अंधेरा अब उतना डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि उसे कुछ परिचित सा महसूस हो रहा था, जैसे वो पहले भी यहां आ चुकी हो, किसी पिछले जन्म में शायद। दीवारों पर पुराने फ्रेस्को चित्र फेडेड हो चुके थे। उनमें एक लड़की बार बार दोहराई गई थी, लंबे बाल, गोरा चेहरा और बड़ी बड़ी उदास आंखें। सायरा ने उस चित्र के सामने खुद को ठहरते हुए पाया। तभी अचानक एक धीमी सी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी, तुम मुझे सुन सकती हो, तुम मेरी हो। सायरा ने जैसे ही पलटा, एक साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। एक औरत, बहुत ही सुंदर, मगर चेहरा गहरे काले धुएं से ढंका था। उसकी आंखें जल रही थीं, लाल, जैसे अंगारों से बनी हों। सायरा बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह विक्रम की नींद अचानक टूटी जब उसने सायरा को अपने बगल में न पाया। वह जल्दी से उठा और पूरे बंगले में खोजने लगा, मगर सायरा कहीं नहीं थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बाहर जाकर वह समुद्र तट की ओर भागा, फिर काला महल की ओर देखा और वहीं उसके दरवाजे के पास सायरा बेसुध पड़ी थी। वह दौड़ता हुआ गया। सायरा, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। सायरा की सांसें चल रही थीं, मगर उसकी आंखें खोली नहीं जा रही थीं। उसने उसे उठाकर बंगले तक पहुंचाया और फिर तुरंत रवि को फोन किया। रवि, जल्दी आओ। सायरा, वह महल के अंदर चली गई थी।
अब वह ठीक नहीं लग रही। रवि जब पहुंचा, उसकी आंखों में कुछ छिपा डर उभर आया। सर, मैंने कहा था ना, उस महल में कुछ है। अब हमें मरियम्मा से मिलना होगा। कुछ घंटे बाद मरियम्मा, जो सामान्यतः बाजार में बैठती थी, आज अपने छोटे से झोपड़े में पूजा करते हुए मिली। जब विक्रम ने सायरा की हालत बताई तो उसने सिर हिलाते हुए गहरी सांस ली। वो अब उसके संपर्क में आ चुकी है, काली रेत की रानी के। तुमने उसे अकेले वहां जाने दिया? मुझे नहीं पता था, विक्रम ने सिर झुकाकर कहा। कौन है ये रानी? मरियम्मा ने अपनी खुरदुरी आवाज में एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। काली रेत की रानी की कथा। बहुत साल पहले, जब गोवा पुर्तगालियों के अधीन था, यहां एक परिवार रहता था। सेराफिनो दा सिल्वा, उसकी पत्नी एलेना और उनकी बेटी मारिया। मारिया सुंदरता की मूरत थी। उसकी मुस्कान में गीत थे और आंखों में समुद्र की गहराई। वो एक स्थानीय जमींदार रमेश पाटिल से प्रेम करती थी। दोनों छुप छुप कर मिलते थे और जल्द ही उनका प्यार परवान चढ़ा। लेकिन रमेश लालची था। वह मारिया से प्यार नहीं करता था, बल्कि उसके पिता की जमीन पर नजर थी। जब सेराफिनो ने जमीन देने से इनकार किया, रमेश ने धोखे से मारिया को जंगल में बुलाया और वहां उसकी निर्मम हत्या कर दी। तांत्रिक के कहने पर रमेश ने मारिया की आत्मा को उसी हवेली, जो अब काला महल कहलाती है, में बांध दिया। तब से वह आत्मा वहां कैद है। लोगों का कहना है कि वह रातों में समुद्र किनारे काली रेत से मूर्तियां बनाती है और जो उसकी कहानी सुनता है वह उसकी पकड़ में आ जाता है। विक्रम सिहर गया। उसने मरियम्मा से पूछा, लेकिन सायरा से उसका क्या संबंध? मरियम्मा ने गंभीरता से कहा, कभी कभी आत्माएं किसी ऐसे शरीर की तलाश करती हैं जो उनके जख्मों को महसूस कर सके। सायरा ने उसे देख लिया। अब वह मारिया की माध्यम बनती जा रही है। उसी रात सायरा ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी पुतलियां कुछ समय के लिए हल्की लाल थीं, फिर सामान्य हो गईं। विक्रम, मुझे बहुत अजीब सपना आया, जैसे मैं कोई और हूं। मैं किसी रमेश से बदला लेना चाहती हूं। मैं कहाँ थी? विक्रम ने उसका हाथ थामा और कहा, सब ठीक है, अब हम तुम्हें उस महल के पास नहीं जाने देंगे। मगर तभी कमरे में रखे शीशे पर एक अजीब चीज नजर आई। सायरा का प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि असली सायरा गंभीर थी। अगले दिन सायरा सुबह उठकर सीधे समुद्र तट पर गई। वह बाल्टी में काली रेत भर लाई और एकांत में बैठकर कुछ बनाने लगी। विक्रम जब पहुंचा तो देखा, वह एक स्त्री की मूर्ति बना रही थी। लंबे बाल, बड़ी आंखें, ठीक वैसी जैसी मरियम्मा ने मारिया के बारे में बताई थी। सायरा, ये क्या कर रही हो? विक्रम ने घबराते हुए पूछा। सायरा ने सिर उठाया। उसकी आवाज थोड़ी गहरी और सपाट थी। यह रानी है। वो मुझे कहती है मैं उसे पूरी करूं, वो अधूरी है। विक्रम समझ गया, कुछ गड़बड़ है। अध्याय के अंत में विक्रम, रवि और मरियम्मा अब तय करते हैं कि सायरा को बचाने के लिए उन्हें मारिया की पूरी सच्चाई जाननी होगी, क्योंकि जब तक आत्मा को न्याय नहीं मिलेगा वो चैन से नहीं जाएगी। रवि कहता है, एक ही रास्ता है सर, हमें रमेश पाटिल के परिवार से मिलना होगा। शायद उसके पोते के पास वो जवाब हों जो हमें चाहिए। और इस तरह काले रेत की परछाइयां और गहरी होती जाती हैं और सायरा की आत्मा की डोर अब पूरी तरह मारिया के हाथों में जाने वाली है। सायरा अब वही नहीं रही थी जो कुछ दिन पहले गोवा आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा सूनापन था जो किसी गहरी खाई की तरह डर पैदा करता था। वह अक्सर समुद्र किनारे घंटों बैठी रहती, काली रेत से अजीब मूर्तियां बनाती रहती, कुछ अधूरी, कुछ टूटी फूटी और कुछ तो देखने में इंसानों जैसी लगती थीं। लेकिन उनकी आंखें सायरा की आंखों जैसी ही गहरी और भयानक लगती थीं। विक्रम अब बेहद परेशान रहने लगा था। वह सायरा से बात करता, लेकिन उसका जवाब जैसे किसी और की आवाज में आता, कभी बहुत मीठा, कभी बहुत ठंडा और कभी बिल्कुल खामोश। एक रात की बात, सायरा अचानक नींद में उठी और सीधा किचन की तरफ बढ़ी। उसके हाथ में एक धारदार चाकू था। विक्रम की नींद तभी खुली जब कुछ गिरने की आवाज आई। वह दौड़कर किचन पहुंचा तो देखा सायरा दीवार की तरफ चाकू से अजीब अजीब निशान बना रही थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह सोई हुई लग रही थी। सायरा,
तुम ये क्या कर रही हो? विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा। सायरा अचानक मुड़ी और उसकी आंखें जल रही थीं। उसकी आवाज गूंजती हुई निकली, तुमने मुझे रोका क्यों? मुझे पूरा करना है उसे, अधूरी हूं मैं। विक्रम डर गया। अगले ही पल सायरा जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। सुबह रवि और मरियम्मा को बुलाया गया। दीवार पर जो निशान थे वो किसी प्राचीन लिपि जैसे दिखते थे। मरियम्मा ने जब ध्यान से देखा तो कांप गई। ये कोंकणी तांत्रिक लिपि है, उसने कहा। ये आत्मा की स्थायी उपस्थिति का संकेत है। इसका मतलब है कि वो आत्मा अब इस शरीर से बाहर नहीं जाएगी जब तक उसका काम पूरा ना हो। क्या काम? विक्रम ने पूछा। मरियम्मा ने गहरी आवाज में कहा, बदला, न्याय और पुनर्जन्म। उसी शाम रवि ने एक खोज शुरू की। वो स्थानीय रिकॉर्ड ऑफिस गया जहां गोवा के पुराने पुर्तगाली जमाने के जमींदारों और संपत्तियों के दस्तावेज रखे जाते थे। घंटों की खोजबीन के बाद रवि को एक पुराना दस्तावेज मिला जिसमें रमेश पाटिल के पोते का नाम लिखा था, राघव पाटिल। राघव अब भी गोवा में था, लेकिन शहर के बाहरी हिस्से में एक बड़ी हवेली में रहता था। उसके बारे में लोगों का कहना था कि वह भी अपने दादा की तरह रहस्यमयी और लालची था, मगर वो खुद को बहुत धार्मिक दिखाता था। रवि और विक्रम ने तय किया उन्हें राघव से मिलना होगा। अगले दिन राघव पाटिल की हवेली। राघव एक लंबा दुबला पतला आदमी था। उसकी आंखों में चालाकी थी और मुस्कान में कुछ बनावटीपन। जी, मैं जानता हूं कि मेरे दादा ने बहुत गलत किया, राघव बोला, पर वो जमाना अलग था। लोग प्रेम को पाप मानते थे। लेकिन आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? जब विक्रम ने सायरा की हालत और मारिया की आत्मा के बारे में बताया तो राघव पहले तो हंसा, फिर अचानक गंभीर हो गया। एक बार मेरी भी एक बहन थी, नैना। उसने भी वही गलती की थी। उस महल के पास गई थी, फिर एक रात वो गायब हो गई। सिर्फ उसकी चूड़ियां मिली, काली रेत में दबी हुई। आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? रवि ने पूछा। बताया था, लेकिन उन्होंने कहा वो भाग गई होगी, मगर मुझे हमेशा लगा कोई उसे खींच कर ले गया। सायरा का बदलता स्वभाव। अब सायरा की दिनचर्या पूरी तरह बदल चुकी थी। वह धीरे धीरे रातों में बाहर निकलने लगी थी। कई बार लोग कहते कि उन्होंने उसे समंदर में खड़ी देखा, लेकिन जब पास गए तो वह वहां नहीं थी। वह अब लगभग हर दिन काला महल जाती, कभी चुपचाप, कभी कुछ बड़बड़ाते हुए। एक दिन रवि ने उसका पीछा किया। वह देखता रहा कि कैसे सायरा ने महल के बीचों बीच खड़े होकर एक पुराने पियानो के ऊपर हाथ रखा और फिर वहीं बजने लगा, खुद ब खुद। हर सुर में दर्द था, हर धुन में चीखें। रवि कांप गया। वह भागा और विक्रम को सब बताया। सर, अब देर हो रही है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो मारिया की आत्मा सायरा को पूरी तरह अपने भीतर समा लेगी। मरियम्मा की चेतावनी। मरियम्मा ने अब अंतिम सलाह दी। हमें एक मोक्ष यज्ञ करना होगा। इसके लिए उस काली रेत की असली जगह पर चलना होगा, वहां जहां मारिया की लाश दफनाई गई थी। सायरा को वहां ले जाना होगा और सत्य का सामना कराना होगा। विक्रम ने पूछा, लेकिन वह जगह कहां है? मरियम्मा बोली, सायरा खुद बताएगी जब समय आएगा। अंतिम दृश्य। सायरा अब जमीन पर बैठी थी। कमरे की लाइट बंद, खिड़कियां खुली। काली रेत की एक बड़ी मूर्ति उसके सामने थी, इस बार बिल्कुल मारिया की शक्ल की। सायरा उसके सामने बैठकर धीमे धीमे कुछ गुनगुना रही थी। समंदर मेरा घर है, पर न्याय मेरी आत्मा। और तभी मूर्ति की आंखों से काली रेत की एक बूंद गिरी, जैसे वो रो रही हो। समंदर की लहरें अब हर रोज पहले से ज्यादा जोर से टकराने लगी थीं, जैसे कोई पुराना रहस्य अब खुद को जोर जबरदस्ती बाहर लाना चाहता हो। सायरा के चेहरे पर अब एक औरत नहीं, बल्कि आत्मा की आंच दिखाई देती थी। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि किसी अधूरी यात्रा को पूरी करने की जिद थी। विक्रम, रवि और मरियम्मा जानते थे, अब समय आ गया है। योजना, एक रात, एक यज्ञ, एक फैसला। मरियम्मा ने बताया कि मोक्ष यज्ञ के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। 1, मृत आत्मा का नाम, जो अब स्पष्ट हो चुका था, मारिया डिसूजा। 2, उसकी असली मृत्यु स्थली की मिट्टी, यानी काली रेत का असली स्रोत। 3, उसके खून से जुड़े अंतिम अवशेष, यानी कुछ ऐसा जो मौत के समय उसके साथ था। रवि और विक्रम ने मिलकर
पूरे गोवा के तटों पर खोज शुरू की, खासकर उन जगहों पर जो डूबे हुए गांवों के नाम से जानी जाती थीं। खुलता हुआ रहस्य। काली रेत की सच्चाई। रवि को गोवा के एक बुजुर्ग नाविक से पता चला कि पुराने पुर्तगाली जमाने में एक गांव था जिसका नाम वेल्हा किला था। वहां एक जमींदार ने कई मजदूरों और महिलाओं को जिंदा दफना दिया था ताकि उनकी आत्माएं उसके खजाने की रक्षा करें। बाद में समुद्र ने वह इलाका निगल लिया, लेकिन वहां की रेत कभी सामान्य नहीं हुई। वो रेत काली हो गई और जब भी कोई वहां गया वो या तो पागल हो गया या वापस नहीं लौटा। रवि ने तुरंत तय किया, यही है असली जगह। उस रात की यात्रा सायरा को अब उनकी योजना के बारे में कुछ नहीं बताया गया। उसे एक दवा दी गई जिससे उसकी चेतना थोड़ी धीमी हो जाए, लेकिन आत्मा की पकड़ मजबूत ना हो। विक्रम, रवि, सायरा और मरियम्मा एक नाव में उस जगह के लिए निकले जहां काली रेत की असली भूमि थी। वेल्हा किला का डूबा हुआ किनारा। पूरा वातावरण भयानक था। घना कोहरा, हवा में गंध और चारों तरफ अजीब सी चुप्पी। सायरा की आंखें बंद थीं, लेकिन उसका सिर हिल रहा था जैसे वो कोई प्राचीन गीत गा रही हो। यज्ञ का आरंभ। मरियम्मा ने भूमि पर उतरते ही घेरा बनाया। यज्ञ की अग्नि जलाई गई। चारों दिशाओं में दीपक रखे गए। अग्नि के सामने काली रेत बिखेरी गई। विक्रम ने मारिया की पुरानी डायरी से एक पन्ना लाकर उसमें डाल दिया, जिसे उन्होंने राघव के पुश्तैनी कमरे से चुराया था। जैसे ही पन्ना आग में डाला गया, सायरा की आंखें खुल गईं। वो अब सायरा नहीं थी। उसकी आवाज बदल चुकी थी। चेहरे की बनावट तक अजीब हो गई थी। तुम सब मुझे रोकना चाहते हो? नहीं, ये शरीर अब मेरा है। सायरा की गर्दन पीछे झुकी। आंखों से काली रेत की बूंदें निकलने लगीं। आत्मा का आक्रमण। अग्नि भड़क उठी। हवा एक तूफान बन गई। चारों तरफ चीखों की आवाजें आने लगीं जो किसी और युग से आती जान पड़ती थीं। सायरा अचानक हवा में उठ गई। उसका शरीर कांप रहा था। उसके मुंह से काली धुआं निकल रहा था और वो सीधे राघव का नाम पुकार रही थी। राघव पाटिल, तुम्हारे खून का हिसाब बाकी है। मरियम्मा ने जोर से एक मंत्र पढ़ा। दीपक बुझने लगे। अग्नि धीमी होने लगी। विक्रम दौड़कर सायरा के पास आया और चिल्लाया, मारिया, ये शरीर तुम्हारा घर नहीं है। तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है। तुम्हें अब मुक्त होना होगा। मोक्ष का क्षण। सायरा की आंखों से आंसू बहे, लेकिन अब वो काली नहीं, पारदर्शी थे। उसकी आंखों में पहली बार शांति थी। उसने धीमे से कहा, क्या अब मैं जा सकती हूं? मरियम्मा ने हां में सिर हिलाया। सायरा जमीन पर धीरे धीरे उतरी और उसकी आंखें बंद हो गईं। हवा रुक गई। आग बुझ गई। रेत अब हल्की भूरी हो गई। सायरा बेहोश पड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा अब शांत था। अगली सुबह सायरा को होश आया तो वो खुद को विक्रम की गोद में पाई। वो रो पड़ी। मुझे याद नहीं कि पिछले कुछ हफ्तों में क्या हुआ। बस इतना जानती हूं कि जैसे मैं कोई सपना देख रही थी, एक बहुत बुरा सपना। रवि ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वो सपना अब टूट गया है। मरियम्मा ने काली रेत को एक छोटी सी शीशी में भरकर अग्नि में समर्पित कर दिया। अब ये आत्मा मुक्त है, उसने कहा, लेकिन याद रखना, जहां अन्याय होता है वहां आत्माएं कभी चुप नहीं रहती। गोवा की वो रात शांत थी। समंदर पहली बार शांत लग रहा था, जैसे वो भी किसी आत्मा के मुक्ति पा लेने के बाद सुकून में हो। सायरा अब सामान्य हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में गहराई आ चुकी थी, जैसे वो किसी और जीवन से लौट कर आई हो। नई सुबह, नए सवाल। अगली सुबह विक्रम ने सायरा को हल्के से हंसते हुए कहा, अब तो तुम 2 बार जन्म ले चुकी हो। सायरा चौंक गई। क्या मतलब? रवि ने धीरे से कहा, पहला जन्म तुम्हारा अपना था और दूसरा उस आत्मा के चंगुल से निकलने के बाद। अब तुम पूरी तरह आजाद हो। सायरा ने अपने माथे को छुआ। वहां अब न कोई दर्द था, न कोई छाया, पर एक सवाल अब भी अधूरा था। राघव कहाँ है? राघव की गवाही। रवि ने कहा, वो तो शहर छोड़कर जा चुका है, लेकिन कुछ छोड़ गया है। राघव ने एक चिट्ठी छोड़ी थी। सायरा, मैं जानता हूं कि तुम जो झेल रही थी उसका कारण मैं हूं। मैंने उस जमाने में जो किया वो एक खौफनाक गलती थी। मारिया मुझसे प्यार करती थी और मैंने उसे धोखा दिया। सिर्फ लालच और डर की वजह से मैंने ही उसे उस कुएं में धकेला था। अब उसकी आत्मा ने तुम्हारे जरिए मुझे माफ करने का मौका दिया।
मैं हमेशा भागता रहा, लेकिन अब खुद को सजा देने जा रहा हूं, खुद को तुम्हारी नजरों से दूर करके। राघव। सायरा की आंखें नम हो गईं। क्या प्यार इतना कमजोर हो सकता है कि किसी की जान ले ले? विक्रम ने कहा, नहीं, लेकिन इंसान का लालच प्यार को मार सकता है। डोंगरी हवेली का अंत। सायरा, रवि और विक्रम ने मिलकर डोंगरी हवेली को छोड़ दिया। वो हवेली अब भी खड़ी थी, लेकिन उसमें अब कोई रूह नहीं थी, सिर्फ बीते वक्त की आवाजें थीं। मरियम्मा ने कहा, यह घर अब सड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये जगह अब रहने लायक भी नहीं, इसे समंदर के हवाले कर दो। अंततः उस हवेली को कानूनी रूप से जमींदारी विभाग को सौंप दिया गया, जो इसे म्यूजियम बनाने की सोच में था। सायरा की विदाई कुछ हफ्तों बाद सायरा वापस मुंबई लौटने लगी। जाने से पहले उसने विक्रम और रवि को गले लगाया। अगर तुम लोग ना होते, वो बोली, तो शायद मैं अब तक किसी और दुनिया में खो चुकी होती। विक्रम ने कहा, हम सिर्फ जरिया थे, असली लड़ाई तुमने खुद लड़ी। सायरा ने काली रेत की एक छोटी सी शीशी ली और उसे समंदर में बहा दिया। उसने कहा, यह उसकी याद नहीं, उसकी मुक्ति है। 1 साल बाद काली रेत पॉडकास्ट का प्रीमियर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप सुन रहे हैं डर की दस्तक। आज की कहानी है काली रेत का रहस्य। एक ऐसी आत्मा की जिसे न्याय नहीं मिला था, और एक लड़की की जिसने न सिर्फ उस आत्मा को मुक्त किया बल्कि अपने डर को भी हराया। सायरा ने अपनी कहानी खुद रिकॉर्ड की, विक्रम के साथ मिलकर। वो अब पूरी तरह ठीक थी, एक थेरेपिस्ट और वॉइस आर्टिस्ट बन चुकी थी। इस कहानी का पॉडकास्ट रातों रात वायरल हो गया। लोगों ने कमेंट किया, मैंने पहली बार किसी कहानी में डर के साथ मुक्ति भी महसूस की। सायरा एक फाइटर है, शुक्रिया इस सच्चाई को सामने लाने के लिए। काली रेत सिर्फ डर की कहानी नहीं, आत्मा की पुकार थी। एक अंतिम दृश्य। गोवा के समुद्र किनारे एक पुराना पत्थर अब झांकता है, जिस पर एक नाम खुदा है। मारिया डिसूजा, 1923-1947। अब मुक्त है, अब शांत है। सायरा अक्सर गोवा आती है, एक दीप जलाने और एक मौन प्रार्थना करने। उपसंहार, एपिलॉग। काली रेत का अंतिम संदेश। जब अन्याय मिट्टी में दफन हो जाए तब आत्माएं पुकारती हैं, लेकिन जब कोई सुनता है तब वो शांत हो जाती हैं। डर की जमीन से ही मुक्ति की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि हर आत्मा को चाहिए सिर्फ एक चीज, सच और न्याय। और दोस्तों, इस तरह एक आत्मा को उसकी मुक्ति मिली और एक इंसान को उसकी खोई हुई पहचान वापस। सायरा सिर्फ एक लड़की नहीं रही, वो बन गई उस सच की आवाज जिसे सालों तक दबा दिया गया था, काली रेत के नीचे। विक्रम, जिसने अपने प्यार के लिए हर हद पार की। रवि, जो डर के आगे खड़ा रहा। और मरियम्मा, जिसने साबित किया कि बूढ़े जिस्मों में भी जिंदा दिल और पुरानी सच्चाइयां होती हैं। काली रेत का रहस्य कोई आम डरावनी कहानी नहीं थी। ये थी एक आत्मा की तलाश, एक प्रेम की कसक और इंसानी लालच की काली परछाई। हमारे आसपास बहुत सी कहानियां दबी होती हैं, कुछ हवाओं में तैरती हैं, कुछ दीवारों में दबी होती हैं, और कुछ बस किसी के भीतर बंद होती हैं। लेकिन जब कोई सुनने वाला मिल जाता है तो रेत बोलने लगती है, आत्मा मुक्त हो जाती है और रहस्य कहानी बन जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कौन जाने आपकी शेयर की गई एक कहानी किसी और भूली हुई आत्मा को भी आज़ादी दे दे। मैं हूं विक्रम और आप सुन रहे थे डर की दस्तक। फिर मिलेंगे एक और रहस्य, एक और डर और शायद एक और मुक्ति के साथ। तब तक याद रखिए, कभी कभी रेत भी चीखती है, अगर आप सुन सकें।